क्या दोस्तों आपको पता है प्रति वर्ष वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? कोविड 19 हेतु ड्रोन प्रयोग की अनुमति किस राज्य को मिली? हाल ही में MACS 1407 नामक एक नई फसल की किस्मत तैयार की गई है, तो इस फसल का नाम क्या है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 2 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रति वर्ष वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है मई के पहले रविवार को। ओ बाप रे, आज ही मई का पहला रविवार यानी कि वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जा रहा है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर हम एक साथ जोर से हंसते हैं, हा 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 हा। यानी कि वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है मई के पहले रविवार को। और हंसने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है। क्या? मनोवैज्ञानिक प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ है कि अधिक हंसने वाले बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं और हंसना सभी के शारीरिक व मानसिक विकास में अत्यंत सहायक है। और क्या आपको मालूम है, जापान के लोग अपने बच्चों को प्रारंभ से ही हंसते रहने की शिक्षा देते हैं। किस देश के लोग? जापान देश के लोग अपने बच्चों को प्रारंभ से ही हंसते रहने की शिक्षा देते हैं। और यह वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जा रहा है, इसके पीछे हमारा भारत देश जिम्मेदार है। और भारत देश में एक व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर मदन कटारिया, उन्होंने यह महत्वपूर्ण दिवस मनाने में योगदान दिया था। तो इनसे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन कि हास्य दिवस का विश्व दिवस के रूप में प्रथम आयोजन कब और कहां किया गया था? 11 जनवरी 1998 को मुंबई के यानी कि भारत के मुंबई शहर में आयोजन किया गया था। और विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर मदन कटारिया को। इमेज में आप देख सकते हैं और यहां आप देख सकते हैं एक खूबसूरत हंसता हुआ चेहरा। और इस खूबसूरत हंसते हुए चेहरे को देखकर आप भी हंसिए। और विश्व हास्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? समाज के बढ़ते तनाव को कम कर उन्हें सुखी जीवन जीने की सीख देना। और वर्तमान में कोविड 19 के परिस्थिति के कारण बुजुर्गों और बच्चे घर पर ही है, तो उनको हंसते रखना हमारी जिम्मेवारी है। तो आप भी यह महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर एक लक्ष्य तय कीजिए, एक निर्धार कीजिए कि हम भी अपने परिवार को खुश रखेंगे। और हर वर्ष मई महीने के पहले रविवार को हास्य दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है मई के, जी हां दोस्तों, 2 मई को। मई के पहले रविवार को नहीं बल्कि 2 मई को मनाया जाता है प्रति वर्ष वर्ल्ड ट्यूना डे। और ट्यूना क्या है? ट्यूना एक मछली का नाम है। लेकिन यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि विश्व ट्यूना दिवस क्यों मनाया जाता है? ट्यूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व पर बल देने के लिए यह वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है 2 मई को। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और वर्ल्ड ट्यूना डे कब से मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया और विश्व ट्यूना दिवस 2017 के बाद से यह दिवस मनाया जाता है। और यहां जब ट्यूना मछली की बात आती है तो देखो, हर साल 7 मिलियन टन से अधिक ट्यूना मछलियों की पैदावार होती है। पकड़ी जाने वाली समुद्री मछलियों में ट्यूना का हिस्सा कितना है? 20%। और कोविड 19 के कारण दुनिया में डिब्बा बंद ट्यूना की मांग बढ़ी है। यानी कि कोविड 19 के कारण हमारे विश्व में डिब्बा बंद ट्यूना मछली की मांग भी बढ़ी है। तीसरा क्वेश्चन, कोविड 19 हेतु ड्रोन प्रयोग की अनुमति किसको मिली? कोविड 19 हेतु ड्रोन प्रयोग की अनुमति
तेलंगाना सरकार को मिली? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और नागर विमानन महानिदेशालय ने तेलंगाना सरकार को कोविड वैक्सीन डिलीवरी के लिए ड्रोन की तैनाती की सीमित अनुमति दे दी है। किस उद्देश्य से? कोविड वैक्सीन डिलीवरी करने के लिए, और यह अनुमति 1 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक के लिए मान्य होगी। और यहां तेलंगाना राज्य को यह अनुमति दे दी गई है। तो इस प्रकार की अनुमति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तीव्रता से वैक्सीन का वितरण करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेलंगाना को यह अनुमति दे दी गई है। और यहां आप मैप में देखिए, यह है तेलंगाना, जिसका गठन किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में से। और तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी का नाम है हैदराबाद। तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के कुल जिलों की संख्या है 10। तेलंगाना के राज्य प्रतीक की बात करें तो तेलंगाना का राजकीय पुष्प है तांगेडू। तेलंगाना का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर या तो ब्लू जे। और तेलंगाना का राजकीय पशु है जिंका हिरण। तेलंगाना का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। और तेलंगाना का राजकीय नृत्य है यक्षगान। और दोस्तों, हर राज्य से जुड़े राज्य प्रतीक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पर रेलवे एग्जामिनेशन या तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में राज्य प्रतीक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की कोविड टीके स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंची? पहले तो यह कोविड टीका, इसका नाम क्या है? स्पुतनिक वी। और स्पुतनिक वी की पहली खेप हमारे भारत देश में पहुंची है रूस देश से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। और स्पुतनिक वी की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी हमारे देश की सरकार ने दी दी है। और जब यह स्पुतनिक वी टीका विकसित किया गया है रूस देश के द्वारा, तो रूस देश की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। रूस देश की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस देश की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। और रूस देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस देश की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो इसी तरह दोस्तों, आपको याद होना चाहिए रूस देश की बेसिक इंफॉर्मेशन। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पाइथन 5 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में सुर्खियों में रहा पाइथन 5 यह एयर टू एयर मिसाइल है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5, जिसका हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। हाल ही में सफल परीक्षण के बाद इजरायल की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग प्रणाली को भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। भारत देश द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत के तहत यह विकसित किया गया है हल्का लड़ाकू विमान, जिसका नाम है तेजस। और तेजस के द्वारा पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। साथ ही इन परीक्षणों का उद्देश्य तेजस में पहले से ही समन्वित डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की बढ़ती हुई क्षमता का आकलन करना भी था। और ये परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा किया गया है। और DRDO के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, आपको याद है कल यानी कि 1 सप्ताह पहले ही बताया था। चलिए आज हम बात करते हैं तेजस लड़ाकू विमान की। तो यह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस किसने विकसित किया है? किस तरह की फैसिलिटीज है? देखिए, तेजस एकल इंजन युक्त हल्के वजन वाला अत्यधिक फुर्तीला मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। और स्वदेश में विकसित इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह हल्के लड़ाकू विमान तेजस का विकास किया गया है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में कौन शामिल हुआ? नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में हाल ही में शामिल हुआ है सऊदी अरब। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है।
और इस नए मंच के माध्यम से सभी देश जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के क्रियान्वयन का समर्थन करने संबंधी उपायों पर चर्चा करेंगे। और यहाँ मैंने आपको जो देशों के नाम बताए वो या तो सबसे अधिक पेट्रोलियम निर्माता या निर्यातक देश भी है। तो देखो, साथ ही इस मंच के माध्यम से वर्ष 2050 तक, कब तक? वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने पर भी चर्चा की जाएगी। और कनाडा, नॉर्वे, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक रूप से तेल तथा गैस उत्पादन के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इतने देश हमारे पूरे विश्व में तेल और गैस उत्पादन के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब इसमें शामिल हुआ है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से देश की ऊर्जा का 50% हिस्सा उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, विंड फार्म या तो इसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से 50% हिस्सा ऊर्जा का उत्पन्न किया जाएगा सऊदी अरब में। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं सऊदी अरब, जिसके अगल बगल में इराक, जॉर्डन, यहाँ पर रेड सी, यमन, ओमान, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश स्थित है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद और सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल, जो इमेज में आप यहाँ देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल शासक ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड की सजा दी थी? 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड की सजा देने वाले मुगल शासक का नाम है औरंगजेब। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है औरंगजेब। लेकिन गुरु तेग बहादुर को हमने याद क्यों किया? क्योंकि 1 मई को गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई गई और यह उनका 400वां प्रकाश पर्व था। और इस दिवस पर देश भर में सिख समुदाय के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और हालांकि इस बार कोरोना वायरस की स्थिति के चलते उत्सव काफी सीमित थे, लेकिन सिख धर्म के जो गुरु थे उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर जी का जन्म वर्ष 1621 में अमृतसर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुरु हरगोबिंद और माताजी का नाम नानकी था। और उनके पिताजी गुरु हरगोबिंद सिखों के 6ठे गुरु थे। तो याद रखो, सिखों के 6ठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद। और 9वें गुरु उनका बेटा गुरु तेग बहादुर। और हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की जन्म जयंती यानी कि 400वां प्रकाश वर्ष पूरे भारत देश में मनाया गया। 8वां क्वेश्चन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है हाल ही में वैशाली हिवासे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैशाली हिवासे। इमेज में आप यहां देख सकते हैं वैशाली एस हिवासे सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, जहां वह भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। और उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वैशाली महाराष्ट्र के वर्धा से है और कारगिल में अपना पिछला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। और हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है वैशाली जी को। और BRO की बात करें तो BRO का पूरा नाम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की स्थापना कब हुई? 7 मई 1960 को। और BRO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। BRO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। और BRO रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। 9वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रही नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यह केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केंद्रीय बैंकों का एक समूह और हमारी केंद्रीय बैंक आरबीआई भी इस नेटवर्क में शामिल हो गई है। तो देखो, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है और यह केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। और इस नेटवर्क में वर्तमान में कुल 62 केंद्रीय बैंक शामिल है। कितने? 62 केंद्रीय बैंक इस नेटवर्क में शामिल है। और इसका उद्देश्य क्या है? सदस्यों के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जो वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण एवं जलवायु जोखिम लचीलेपन को सुनिश्चित कर सके। और उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो हाल ही में न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। और न्यूजीलैंड का यह कानून वित्तीय कंपनियों के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाता है। और यहां हमने बात की है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। जब स्थापना की गई तब आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास वो आरबीआई के 25वें गवर्नर है। ओके, 10वां क्वेश्चन, सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड का नाम क्या है? सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड का नाम है पिंग एंड इंश्योरेंस चेन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पिंग एंड इंश्योरेंस चेन। और हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई और रिपोर्ट के जरिए हमें यह पता चला है वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान और मजबूत बीमा ब्रांडों की पहचान के लिए लंदन स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। और वार्षिक रिपोर्ट के जरिए यह बात सामने आई है। तो रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड बनी है एलआईसी पूरे विश्व में 10वें स्थान पर। और सबसे मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड एलआईसी है वो 3रे स्थान पर है। और सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड जिसका नाम है पिंग एंड इंश्योरेंस जो चीन देश की एक वैश्विक बीमा ब्रांड है। और सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड जिसका नाम है पोस्ट इटालियन जो इटली देश की है। और यहां हम बात करें एलआईसी की तो 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100वीं रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वैश्विक स्तर पर 3री सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। तो हमें एलआईसी के बारे में पता होना चाहिए। एलआईसी की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है। तो क्या आपको पता है एलआईसी दिवस कब मनाया जाता है? ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। 11वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही MACS 1407 किस फसल की एक नई किस्म है? सुर्खियों में रही MACS 1407 यह सोयाबीन की एक नई किस्म है जो हाल ही में वैज्ञानिकों ने विकसित की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है MACS 1407 बोले तो सोयाबीन की एक उच्च उपज एवं कीट प्रतिरोधी वाली किस्म। और सोयाबीन की इस नई किस्म को विकसित किसने किया है? मैक्स अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे और उनके साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं यह एक सोयाबीन की नई किस्म है जो अधिक उपज देने वाली एवं कीट प्रतिरोधी है। और इस किस्म की बात करें तो पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों द्वारा MACS 1407 को विकसित किया गया है जो प्रति हेक्टर 39 क्विंटल की उपज देती है जो इसे अधिक उपज देने वाली किस्म भी बनाता है। इस किस्म को 50% फ्लावरिंग है तो औसतन 43 दिन की आवश्यकता होती है और बुआई की तारीख से परिपक्व होने में 104 दिन का समय लगता है। कितना? 104 दिन में यह फसल बनकर तैयार हो जाती है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजनाएं किसने शुरू की है? श्वास और आरोग्य नामक 2 ऋण योजनाएं सिडबी ने शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
शॉर्ट में बोले तो सिडबी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है श्वास और आरोग्य। तो श्वास की बात करें, कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को सिडबी सहायता करेगा, यह श्वास ऋण उत्पाद योजना के तहत। और आरोग्य की बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान पुनर्प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सिडबी सहायता करेगा। तो यह दोनों ऋण योजनाएं शुरू की है यह सिडबी ने। तो सिडबी के वर्तमान CMD कौन बने हैं? एस रमन, इमेज में आप देख सकते हैं। और सिडबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई। सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। 13वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किसने शुरू किया? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है करनाल प्रशासन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है करनाल प्रशासन। इमेज में आप देख सकते हैं। देश भर में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर करनाल प्रशासन हरियाणा ने कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता करने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। इमेज में आप देख सकते हैं। इसका नाम रखा गया है ऑक्सीजन बैंक और यह किसने शुरू किया है? करनाल प्रशासन ने। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का उद्देश्य क्या है? कोविड रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना। यानी कि वर्तमान में आपको पता है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है अस्पतालों में और निर्बाध आपूर्ति करने के लिए यह ऑक्सीजन बैंक नामक एक वाहन चलाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। तो इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नामक एक वाहक वाहन किसी भी जिला अस्पताल में पहुंचता है जो इसकी तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे जिला अस्पतालों में इस ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हर साल आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 30 अप्रैल। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है राज लुक्का, पारगी अनिल, मितेश डामोर, FA कुरैशी। FA कुरैशी ने लिखा है कि सर अप्रैल मंथ की PDF फाइल कब रखोगे? तो हम जल्द ही 1 या 2 दिन में अप्रैल मंथ की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में रख देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे और पढ़ सकेंगे। ओके, तो भरत सावधरिया दसाड़ा ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर लिखा। दुमादिया विपुल, हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है GKGS टेक, और उन्होंने लिखा है कि आयुष्मान भारत दिवस 2010 से हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। पिंटू रमेश भाई, आपका आंसर बिल्कुल सही, और उन्होंने साथ साथ रूस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम भी लिखा। बहुत बढ़िया। ओगणिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर से, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। और संदीप पटेल, बिल्कुल सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 कहां शुरू हुआ? 4 देश के नाम आपकी स्क्रीन पर है। आपको पहचानना है कि डिफेंडर यूरोप 21 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ, और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।